ये देखिए आपकी क्लास छोटी हो गई है। क्या वजह पता है? 5 मिनट आपको मतलब रहते हैं अभी? 2 मिनट ऊपर हो गए बल्कि। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्लास शुरू करते हैं। फिर आज लेक्चर्स मेरा ख्याल हो रही थी कल मैं पिछली दफा। और मिसेस रियाज आपकी मरीजा का क्या हाल है, कुछ बेहतर हुई कि नहीं पहले से? और रियाज साहब तो अभी ठहर के आएंगे, उनकी कॉन्फ्रेंस वहाँ हो रही है ना अभी तक जुनूब मशरकी ममालिक के जज़ायर की। क्यों अभी हो रही है ना कॉन्फ्रेंस? तो कब तक आएंगे फिर? 17 तक कह रहे हैं। अच्छा काफी लंबा है काम। 3 वीक तक। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से है। ठीक। क्लास आज सबकी दोनों तरफ छोटी है। कौन कौन नहीं आया पुराना आने वाला? हाँ वो भी नहीं। डॉक्टर साहब वो दोनों ने तो मदद की थी, फोन आया था। हाँ उनका काम था कोई जरूरी। ठीक है। और मैंने कहा आपकी बेटी का क्या हाल है सबूर का? अच्छा वो तो वही अभी रहेगी, एकदम तो नहीं हो सकती, लेकिन डॉक्टरों के लिए ताज्जुब का मुजिब तो है बहरहाल, क्योंकि वो जिस वक्त तक खत्म समझते थे उससे ज्यादा चली है और वजन भी बढ़ाने लग गई है माशाल्लाह। देखें दुआ करती रहे, देखें क्या होता है। तस्वीर जो मैंने देखी थी वो तो अच्छी लग रही थी उसमें। अच्छा अच्छा ठीक है। तुम्हारे अब्बा का क्या हाल है, तुम्हारे भाई का फौजिया? क्या वो जो मैंने नई दवाई भेजी है वो दे दी है? हाँ तो फिर वो जरूरी है। हाँ उसके बाद बताना फिर इंशाल्लाह। वैसे डॉक्टरों ने क्रिटिकल स्टेज से तो बाहर बताया ना उसको खुदा के फजल से। डॉक्टर साहब आपका इंतजार था अमलन? हैं? नहीं अमलन इंतजार था। स्लीम भी पहुंच चुका हुआ है लेकिन यहाँ नहीं पहुंचा अभी। क्या? स्लीम पहुंच चुका हुआ है यहाँ। अच्छा अच्छा। ब्लड परीक्षा तक बात है। कहाँ तक था ये लैकिसिस, कहाँ तक पढ़ाया था मैंने, कुछ याद है किसी को? जिल्द की जूद हिस्सी बताई थी, पल्सेशंस बताई थी। हैं? कहाँ थे? यहाँ पल्सेशंस पे। और फैजा भी आ गई। और बैठो फैजा। और तूबा कहाँ है? अभी पहले से पहुंची। तो जब क्लास हमारी हो गई मुकम्मल। मैंने आपको बताया था कि इसमें पल्सेशंस यानी नब्ज़ धड़कने का रुझान बहुत ज़्यादा है। जिस्म के हिस्सों में सब तरफ जोर जोर से नब्ज़ें धड़कती लगती हैं। बाज़ दफ़ा सोया नहीं जाता, जिस करवट सर रखो जोर जोर से धड़कन महसूस होती है। एक ऐसी धड़कन है जो इससे मुख्तलिफ मिजाज रखती है, वो है अगर कोई गम की खबर, अचानक ऐसा सदमा नुकसान हुआ हो तो उस वक्त दिल कमज़ोर हो जाता है और बहुत बारीक नब्ज़ हो जाती है। इसलिए दिल की कमज़ोरी के साथ वो धड़कनें ख़त्म हो जाती हैं। ये एक इस्तिस्ना है। बाकी लैकिसिस की तकरीबन सब बीमारियों में या धड़कन मिलेगी या कम होगी, मगर इस किस्म की बारीक नब्ज़ सिर्फ इस सूरत में होती है जबकि सदमे की खबर पहुंची हो या नुकसान की खबर पहुंची हो। ओवरीज में भी पल्सेशन महसूस होती है और पाइल्स में भी पल्सेशन महसूस होती है। ये इसका पाइल्स और ओवरीज की तकलीफ काफ़ी सख्त हो जाती है। बाज़ दफ़ा उसमें अगर ये अलामत हो
کہ پلسیشن ہو اور پھر چھوٹے چھوٹے ہتھوڑے لگنے کا احساس ہو، اور اگر عموماً مریض ٹھنڈا ہو تو ایسی صورت میں لیگسس تیر بہدف ہے۔ فسچولا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اس علامت کے ساتھ، اگر دھڑکن ہو اس میں اور درد پہ چوٹیں لگنے کا احساس، چھوٹے چھوٹے ہتھوڑے چلنے کا احساس، اور جسم ٹھنڈا ہو تو ہیمورائڈز ہوں، فسچولا ہو، اوویرین کچھ مسائل ہوں، سب خدا کے فضل سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس میں دل کی تکلیفوں کا بعض دفعہ سر درد سے تعلق ہوتا ہے، تو اس میں بھی سر درد میں اس کی دھڑکنیں جو ہیں وہ اس کو پہچاننے میں مدد دیتی ہیں۔ آ جاؤ، مگر ان کے اوپر سے نہ گزر کے آنا، رستے میں ایک طرف سے ہو کے، ٹھیک ہے؟ ادھر آ جاؤ اپنی جگہ پہ۔ جسم اس کا اتنا ٹھنڈا ہو جاتا ہے بسا اوقات کہ کسی طرح گرم ہونے میں نہیں آتا۔ آج کل چونکہ سردیاں آ رہی ہیں اس لیے لیکسس کی ضرورت اس غرض سے بھی پیش آ سکتی ہے، اور ایک اور دوا سولائنم جو آپ کو پہلے پڑھا چکا ہوں، ان دونوں میں بہت سی باتیں مشابہ ہیں اور تمیز بھی کی جا سکتی ہے اگر علامتیں اچھی طرح یاد ہوں۔ اس لیے یہ بات اب یاد رکھ لیں اچھی طرح، یہ جو اس موسم میں ہم داخل ہو رہے ہیں اس میں بہت سخت سرد پاؤں اور ہاتھ ہوں تو امکان ہے کہ لیکسس کا کیس ہو، یہ بھی امکان ہے کہ سولائنم کا کیس ہو۔ لیکسس اور سولائنم میں پہچان کیسے ہوگی، کوئی بتا سکتا ہے؟ جی، لیکسس میں سر گرم اور پاؤں ٹھنڈے تھے، اور سولائنم میں سارا بدن ٹھنڈا، کیا؟ پاؤں زیادہ ٹھنڈا اور ہاتھ میں ٹھنڈے۔ ہاں، تو لیکسس میں بھی یہ ہوتا ہے، اس کا سر سر گرم بھی ہو جاتا ہے، سولائنم میں سر گرم ہو سکتا ہے۔ رات کی بھوک نہیں، رات کی بھوک کو کہاں جا کے پوچھیں گے۔ ایک واضح پہچان یہ ہے کہ لیکسس کے مریض اپنے چہرے سے پہچانا جاتا ہے، اس کے چہرے پہ موٹل ہوتا ہے چہرہ، اس میں تھوڑا سا بلوئش ٹینج آ جاتی ہے، وہ تو گرم سا ہو جاتا ہے۔ سولائنم میں یہ علامت نہیں ہوتی، سولائنم میں پیل زرد چہرہ ہے، اور دوسرے سولائنم میں پیل کے علاوہ چہرہ بعض دفعہ گندا چہرہ ہوتا ہے، اور گندا چہرہ ہونے کے لحاظ سے اس کو جتنا مرضی دھوئیں چہرہ گندا ہی رہتا ہے، اور سولائنم اپنی بدبو سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ سولائنم میں بدبو بہت تیز ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر مرض میں سولائنم میں بدبو پائی جائے، بعض دفعہ آغاز میں نہیں ہوتی، رفتہ رفتہ بڑھ جاتی ہے۔ سردیوں میں شدید جسم سرد ہو اور اگر لیکسس کی علامتیں نہ ہوں، جس میں یہ بھی بات ہے کہ رات سونے کے بعد تکلیف بڑھ جاتی ہے، سولائنم میں نہیں بڑھتی۔ لیکسس میں سلفر سے بھی کچھ علامتیں ملتی ہیں، کچھ سولائنم سے، اس لیے ان تینوں کے درمیان آپ کو فرق اچھی طرح کر لینا چاہیے، کیونکہ موسم ایسے آ رہے ہیں جب ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سولائنم کی ایک خوراک جسم کو گرم کر دیتی ہے، اگر وہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے یہ علامتیں پائی جائیں، لیکن سولائنم کی ایک اور بھی ضرورت ہے جو پہچاننی چاہیے، گلے اور نزلے کی بیماریوں کے دن آ رہے ہیں۔ سردیوں میں گلے کی خرابی کا زیادہ شدت پکڑ جانا لیکسس کی علامت ہے، اور بہار میں چھینکوں کو دورہ ہونا یہ بھی لیکسس کی علامت ہے۔ لیکن سردیاں بسا اوقات بار بار گلا پکڑنے کے ساتھ گزرتی ہیں، اور سولائنم میں نزلہ بہت ہوتا ہے،
اس لیے جو مریض سردیوں میں داخل ہو اور نزلیں شروع ہو جائیں، وہ اگر مثلا خاص طور پر میں نے بتایا تھا نا کہ اگر دھاگے کی طرح اس میں نزلے کا مواد دھاگے کی طرح سٹرنگی ہو جائے، اس میں کوکس کیکٹائی ہے جو ساری سردیاں نزلے میں مبتلا رہتا ہے۔ سورائنم گلے کے لیے بھی اچھی دوا ہے، مگر نزلہ خصوصیت سے اس میں نمایاں ہے۔ اور سورائنم کے نزلے کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ جب بھی نزلہ بند ہوگا سر درد شروع ہو جائے گی۔ سر درد اور نزلہ آپس میں بدلتے ہیں، جبکہ لیکسس میں نزلہ سر درد سے نہیں بدلتا۔ سورائنم کی ایک اور علامت بھی ہے جو بعض دفعہ سردیوں میں عورتوں میں بڑھ جاتی ہے، وہ ہے بلیڈنگ کا دورہ۔ ایسی مینسٹرل بلیڈنگ جو لمبا عرصہ چلے اور کمزور کر دے اور چہرہ پفی ہو جائے، اس میں سورائنم بھی چوٹی کی دوا ہے۔ اگر بدبو کی علامتیں پائی جائیں تو پھر سورائنم یقینی ہو جاتی ہے ایسے مرض میں۔ اگر بدبو نہ ہو تو بعض دوسری چینیمم آرسمسٹن اور اس قسم کی بعض دوائیں ہیں جو ٹھنڈے مریضوں میں اور کام آ جاتی ہیں، لیکن آرسنک نہ یہ جو ہے سورائنم، یہ اس لمبے خون کے اجراء میں جو عورتوں کو بالکل کھوکھلا کر دیتا ہے، اگر یہ مریضہ ٹھنڈی میں ہو، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوں اور چہرے میں پفینس سی پیدا ہو جائے، تو پفینس اتنی نمایاں نہیں ہے چہرے میں، وہ لیکسس میں ہوتی ہے پفینس۔ دل کی کمزوری محسوس ہو تو سورائنم دوا ہے۔ اب سردیوں کے موسم میں ان دواؤں کے فرق اچھی طرح پیش نظر رکھ لیں۔ سورائنم کو ہم دیتے ہیں اگر ایسا مزاج ہو جیسے برائٹا کارپ کے گلے کی خرابی ہوتی ہے، جس میں اندر بھی گٹھلیاں بڑھتی ہیں تو بڑھتی جاتی ہیں اور سخت ہو کے اسی سائز میں جم جاتی ہیں، اسی میں بیٹھ جاتی ہیں، اگلے حملے پر پھر اور بڑی ہو کر پھر وہیں کے وہیں ٹھہر جائیں گی، ان کو واپس اترنا نہیں آتا۔ گردن کان کے پیچھے بھی گٹھلیاں ایک دفعہ بڑھ جائیں تو بڑی رہ جائیں گی۔ یہ برائٹا کارپ کی علامت ہے، اور برائٹا کارپ کو اس مزاج میں سورائنم بہت بڑی تقویت دیتا ہے، بلکہ کرونک کیسز میں برائٹا کارپ سے زیادہ مؤثر ہے۔ اس لیے سورائنم اور برائٹا کارپ کے مزاج کا ایک تعلق ہے۔ اسی طرح سلفر اور برائٹا کارپ کا بھی ایک تعلق ہے۔ اس لیے ان دواؤں کو آپس میں سمجھ لیں ایک دوسرے کے ساتھ اور تفریق سمجھ لیں تو پھر بہت سے روزمرہ کے امراض کو آپ آسانی کے ساتھ خدا تعالیٰ کے فضل سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ لیکسس کی ایک علامت ہے جلد کی زود ہسی۔ یہ اور کس چیز میں پائی جاتی ہے؟ کافیا ہاں؟ کافیا میں کافیا میں بھی ہے۔ اور نمنس کس میں پائی جاتی ہے؟ ہاں؟ پیچھے بتائی تھی آپ کو، کونیم میں اور چینیمم آرس میں بھی اور کونیم میں بھی اور کاکولس میں بھی ہوگی، مگر میرے یاد نہیں۔ ٹھیک ہے۔ ٹچ آف کلوتھنگ اور پریشر کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں کون سی دوائیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں؟ لیکسس اور کالی کارپ کچھ ملتی ہیں علامتوں میں۔ لیکسس میں جلد جو ہے اتنی زود ہس ہو جاتی ہے کہ بعض دفعہ کپڑا بھی نہیں لگتا اور مریض اس کو اٹھا کے رکھتا ہے جس معروف جگہ سے، اور خاص جگہ پہ تکلیف اور وہاں لمس کے احساس سے شدت سے بے چینی اور درد کا بڑھ جانا، یہ لیکسس کی علامت بھی ہے۔
काली कार्ब में भी ये पाई जाती है। दबाव अगर मजबूत हो तो वो फायदा देता है, लेकिन हल्का लमस का एहसास बहुत तकलीफ देता है। और इसमें वो mere touch of the skin with fingers or hand is unbearable, ये मैं बता चुका हूँ। ये जो टच का एहसास बहुत नुमाया एक और दवा में भी है जो मैंने अपनी पढ़ाई नहीं आपको, मगर उसमें मुझे याद है कि लेग कैनाइनम में बहुत ज्यादा है। लेग कैनाइनम में तो ये इतना ज्यादा होता है कि बाज़ दफा मरीज उंगलियां यूं करके बैठा होगा, जहां उंगली में जरा सी भी तकलीफ हो यूं खोल के बैठा होगा, जरा भी उंगलियां बंद हो तो उसकी चीखें निकल जाती हैं तकलीफ से। बाज़ दफा लेटता है तो यूं बगलें फुला के लेटता है। लेगेसिस में भी होता है, मगर वो सांस के लिए, सांस की दिक्कत के लिए लेगेसिस में नहीं है, वो है सुराइनम में। सुराइनम में ये पाई जाती है अलामत कि लेटने से आराम मिलता है, लेटने में से सांस में कुछ इफाका होता है, मगर अगर वो बगलें फुला ले अपनी, बाजू उठा ले तो उससे उसको आराम मिलता है। लेग कैनाइनम में दोनों बाजुओं का उठाना नहीं है, बल्कि बाज़ दफा बगल के नीचे हल्की सी गुठली हो या कोई तकलीफ हो तो उस तरफ का बाजू फूला हुआ होगा। कोई भी टच जो है वो उसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो जाता है। लेगेसिस की एक और खूबी यह है कि इसका जॉन्डिस से ताल्लुक है। जॉन्डिस के लिए मैंने एक आम नुस्खा तजवीज़ किया है, वो अक्सर मरीजों में खुदा के फजल से बहुत कामयाब है। जहाँ ना हो वहाँ बाज़ दूसरी दवाएं लाजमन ढूंढनी पड़ेंगी। जॉन्डिस में चेरिडोनियम भी है, जॉन्डिस में लेगेसिस भी है, इसमें वो कार्डुस मैरियानस तो मैं देता ही उस नुस्खे में, लेकिन बर्बरिस का भी ताल्लुक है, लाइकोपोडियम का भी जॉन्डिस से ताल्लुक है। तो बाकी उस नुस्खे में मैं देता हूँ सल्फर और ब्रायोनिया और कार्डुस मैरियानस। लेकिन फास्फोरस का भी ताल्लुक है अगर कैंसरस हो, लेकिन फास्फोरस को जिगर में एहतियात से देना चाहिए। लेगेसिस में जॉन्डिस बाज़ दफ़ा बहुत ही सख्त और ज़िद्दी जॉन्डिस भी पाए जाते हैं और लेगेसिस से ठीक भी हो जाते हैं। लेगेसिस में एक अजीब बात है जो किसी और दवा में नहीं देखी, कि अगर आप गले को दबाएं तो आंखों में शदीद दर्द शुरू हो जाती है। अब ये बेतुकापन किसी और दवा में नहीं मिलेगा, इसलिए लेगेसिस को याद रखें। गला हल्का सा दुख रहा हो, अब उसको यहाँ दबाएं तो आंखों के दर्द से चीखें निकल जाएंगी। तो इन दोनों का कोई अंदरूनी ऐसा ताल्लुक है जो मुझे तो समझ नहीं आई, मगर किताबों में यही लिखा हुआ है कि लेगेसिस, और मैंने कभी मरीज देखा भी नहीं ऐसा आज तक, लेकिन होगा कोई ना कोई कहीं। और एक और लतीफ़ा ये है कि अगर कान के अंदर कोई चीज़ डाली जाए देखने के लिए कि अंदर क्या चीज़ है, तो खांसी बड़ी सख्त शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है कि अंदरूनी नालियों से गले का कान से भी ताल्लुक है और नाक से भी, आँख से भी ताल्लुक है। और लेगेसिस में इन तीनों का आपस में ऐसा ताल्लुक है कि एक जगह तकलीफ महसूस होती है तो दूसरी दब जाती है, पता नहीं लगता। जब उसको छेड़ा जाए उस तकलीफ को तो दूसरी तरफ भी उसके शाखसाने निकलते हैं। मैंने भी पढ़ा था, ये लिखा
पढ़ा था कहीं? कि अगर कान में मैल हो हाँ तो खुश्क खांसी हो सकती है, और अगर साफ कर दी जाए तो खुश्क खांसी हाँ, ये है, देखें फिर। और वहाँ लेगेसी तो नहीं लिखा होगा? ये एलोपैथिक। हाँ ठीक है, मगर लेगेसी दे दी जाए तो फिर वो भी ठीक हो सकती है, क्योंकि ये इसका मतलब, ये वजह ये है कि मैल का बरह रास्त खांसी से ताल्लुक नहीं है। वो लेगेसी मिजाज का पेशेंट होगा जी तो उसको मैल से खांसी होती है, ठीक है समझ गए? जी जरूर। इसलिए सफाई भी करवा लें बेशक, लेकिन लेगेसी भी दे दें। अगर जो इसका लैक्रिमेशन के ग्लैंड्स होते हैं उनमें अगर फिस्टुला हो जाए तो उसमें लेगेसिस बहुत अच्छी दवा है, और ये बड़ी तकलीफदेह चीज़ है। आंख की तरफ जो ग्लैंड है जहाँ से आंसू निकलते हैं उसमें बाज़ दफ़ा फिस्टुला हो जाता है, उसमें लेगेसिस को याद रखें। और इसकी पहचान ये है लेगेसिस की कि इसके साथ चेहरे पर जरूर कोई एरप्शन पाई जाएगी। दरअसल चेहरे पर ही एक्जिमा या और जल्दी तकलीफें हैं, वो हैं जो गालबन मुंतकिल होती हैं आंख की तरफ। इसलिए खाली आंख के फिस्टुला से ये नहीं पहचाना जाता, चेहरे पर कोई एरप्शन या एक्जिमा वगैरह के आसार हों, और एरप्शन का मतलब उभार हों कई किस्म की अंदरूनी जिल्द जो अंदर से कोई मादे उछलते हैं, उसको एरप्शन कहते हैं। उस सूरत में आंख के फिस्टुला के लिए ये चोटी की दवा है। लेगेसिस में भी नाक का नज़ला पाया जाता है, सिर्फ सुरानेमी में नहीं, मगर मैंने बताया ना जो टिपिकल केसेस हैं उनमें लेगेसिस अक्सर सर्दियों में गले के दुखने से, बार बार गले के हमले से पहचाना जाता है, सुराइनम नज़लाती तकलीफ़ों से। लेकिन लेगेसिस में भी नज़लाती तकलीफ़ें पाई जाती हैं, लेकिन उनमें एक तो कुछ उनकी तरज इससे मिलती है हे फीवर से, दूसरे लेगेसिस में ब्लीडिंग होती है नाक से। जब भी नज़लाती तकलीफ़ें हों तो कुछ ना कुछ ब्लीडिंग भी होती है। तो इस तरह बारीक इलामतों पर गौर करने से आपको आप तफरीक कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो सुराइनम में और इन दोनों में बराबर है, इसलिए उसमें फ़र्क करना मुश्किल है। फीटिड अजीना, नाक में मुस्तकिल नज़रा ऐसा जो शदीद बदबूदार हो, और ये नज़ला अगर एरप्शन में तब्दील होता है तो अक्सर सर की तरफ जाता है, और ऐसी सूरत में अजीना और सर का एक्जिमा और ये नाक का अजीना, इसमें कौन सी दवाई है? नहीं, सबको अच्छा पता याद है, भूल गया एकदम। मेजेरियम। मेजेरियम सिर के ऊपर खतरनाक एक्जिमा जो पपड़ी जमा दे ऊपर, और उसके अंदर फिर जरासीम वर्म्स पलते हैं, और वो जो पपड़ी फटे तो बेहद बदबू निकलती है। ये एक्जिमा अगर दबा दिया जाए मुकामी इलाज से तो नाक में इंतहाई खतरनाक ज़िद्दी नज़ला हो जाता है, जो फिर जब तक सही दवा न मिले ठीक होता ही नहीं। रबड़ में मैंने एक ऐसा केस, बहुत पुरानी बात है, एक बच्चे का देखा था जिसके नाक की बदबू दाखिल होता था तो कमरे में फैलती थी, और ज़िद्दी नज़ला, उसकी माँ बेचारी बेबस, कुछ इलाज नहीं हो सकता था। क्योंकि खुशकिस्मती से उन्हीं दिनों मैंने मेजेरियम पढ़ी थी, तो मैंने मेजेरियम दी, फौरी तौर पर नज़ला ठीक हुआ है और सिर के ऊपर एक्जिमा आ गया, और मैंने उसको वार्निंग दे दी थी वरना वो डर जाती माँ। और कुछ देर के बाद बच्चा लाई है तो सिर फूला हुआ एक्जिमे से, जिस तरह खमीर उठता है, और मेजेरियम ही से फिर ठीक भी हो गया खुदा के फजल से।
تو ہومیوپیتھک دوائیں بہت گہری ہیں، اگر ان کی علامتیں آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تو ایسی جگہ جہاں دوسرے اطباء عاجز آ جاتے ہیں وہاں آپ کے لیے نسبتاً بہت زیادہ سہولت ہے، آپ ان کے اندرونی تعلقات کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اس میں بھی فیٹی ریزینا پایا جاتا ہے، سورائنم میں بھی فیٹی ریزینا پایا جاتا ہے، اور یہ دونوں جلدی بیماریوں کی چوٹی کی دوائیں ہیں، اینٹی سورک ہیں۔ تو اس سے وہ بات جو بار بار میں آپ کو بتاتا ہوں وہ اور ثابت ہوتی ہے کہ جلد کا اندرونی میوکس ممبرین سے تعلق ہے، اور بعض دوائیں یہ تعلق بعض اعضاء سے رکھتی ہیں۔ بعض دفعہ جلدی مرض دباؤ تو کڈنی میں یعنی گردوں میں اثر ہوگا، بعض دفعہ رحم کے اندر اثر ظاہر ہوگا، بعض دفعہ لنگز میں اثر ظاہر ہوگا یعنی پھیپھڑوں میں، بعض دفعہ گلے پر اور بعض دفعہ ناک پر۔ تو ان کا عدلنا بدلنا جو ہے اس کو بھی خوب اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے۔ اور سورائنم کا گلا اگر خراب ہو یا نزلہ اور وہ ایسا ٹھیک ہو کہ دوا سے ٹھیک تو کر دیا جائے مگر اصل بیماری کی جڑ نہ اکھڑے، تو متبادل کیا علامت ظاہر ہوتی ہے؟ جلد کی نہیں ہوتی، سر درد۔ یہ سورائنم کو کا ایک خاصہ ہے، جو عجیب باتیں ہیں ان کو اچھی طرح ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ عام طور پر آدمی سمجھتا ہے کہ سورائنم کا اگر دبا دیا جائے گلے کا درد یا نزلہ تو جلد پر ابھار آئیں گے، لیکن سر پہ تکلیف ہوتی ہے، اور سر درد بہت تکلیف دہ قسم کی سر درد ٹھہر جاتی ہے آ کے، اس کو ٹھیک کریں گے تو نزلہ واپس آ جائے گا۔ تو سورائنم کو اس موقع پر یاد رکھنا چاہیے۔ بلیڈنگ میں نے بتا دیا نا آپ کو، اس میں ازینہ ہے اور بلیڈنگ بھی ہوتی ہے ناک سے، یہ لیکسز میں ہے۔ پہلے سورائنم کی بات کر کے واپس لیکسز پہ آ رہا ہوں اب۔ اور یوٹرین ہیمریج سورائنم کی طرح اس میں بھی پرولونگڈ اور کوپیس اور بلڈ کی وامٹنگ بھی بعض دفعہ شروع ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ باؤلز کی ہیمریج بھی شروع ہو جاتی۔ یہ لیکسس کی علامت ہے جس میں خون کا اخراج جو ہے وہ عام ہو جاتا ہے۔ سورائنم میں مینسٹریشن کے اوپر بڑا نمایاں اثر ہوتا ہے، لمبی قسم کا بالکل خون نچوڑنے والی بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک بلیڈنگ دوسرے میں چلی جاتی ہے، اس میں یہ دوسری بلیڈنگ عام نہیں ہوتی اس وقت، یہ پہچان ہے۔ لیکسز میں ایسی مینسٹرل بلیڈنگ کے ساتھ یا انتڑیوں کی سے بھی بلیڈنگ نظر آئے گی، یا ناک سے، یا اور علامتیں بلیڈنگ کی کسی جگہ آپ کو معلوم ہوں گی، اور اس میں بدبو اتنی نہیں ہوتی، یہ بھی ایک فرق ہے۔ سورائنم کی بلیڈنگ اپنی سخت بدبو سے بھی پہچانی جاتی ہے، اور چہرے کو دیکھ کر لیکسز کا پتہ چل جاتا ہے۔ چہرے پر وہ رنگ جس کا میں آپ سے پوچھا کرتا ہوں ترجمہ، وائلٹ کیا ہوتا ہے، جامنی، ہاں جامنی سا رنگ ہو جاتا ہے، چہرے پر آ جاتا ہے۔ پفینس اس کے چہرے کی خاص ہے جو پہچانی جاتی ہے۔ میں آپ کو وائلٹ نہیں پرپل پوچھتا ہوں نا، پرپل ہے جامنی، ہاں، فیس از پرپل اینڈ موٹلڈ۔ جب ایرپشنز ہوں لیکسز کے چہرے پر تو پھر وہ موٹلڈ اور یہ جامنی نہیں رہتا، بلکہ اس کی بجائے پیل، زرد اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور پھر ایرپشنز اس پہ نکلتی ہیں۔ اس کی بعض ایرپشنز بہت ہی تکلیف دہ ہیں نظر کے لیے، ہر ایرپشن ہی تکلیف دہ ہوتی ہے، مگر اس میں کچے خون کے چھالے بہت بنتے ہیں، جلد پر
खून उभर जाता है, जगह जगह लगता है कि वो जो आर्टरीज हैं उनसे कैपिलरीज भर गई हैं, यानी उन्होंने कैपिलरीज में उन आर्टरीज ने कैपिलरीज को कसरत से खून देना शुरू किया हुआ है जो रुकता नहीं, इसलिए सुर्खी वैसे नजर आएगी में कच्चा खून, जैसे जिल्द उखेड़ दी गई हो किसी जानवर की, और दूसरे छाले खून के, और ये फिर बढ़ने लग जाते हैं। इसमें लेकिसिस को याद रखना चाहिए। लेकिसिस इसकी चोटी की दवा है। आमतौर पर लेकिसिस का खून स्याही माइल होता है, इसलिए मैं आपको इसको समझा रहा हूं खास तौर पे कि स्याही माइल ब्लीडिंग लेकिसिस में आमतौर पर पाई जाती है आर्निका की तरह, लेकिन यहां एक फर्क है, यहां सुर्ख खून के छाले बनते हैं और इसका भी लेकिसिस से ताल्लुक है। गम्स में भी ब्लीडिंग है इसी तरह। इसकी जुबान की अलामत यह है कि जुबान बाज दफा चमड़े की तरह हो जाती है, सूखी हुई चमड़े की तरह। आप जुबान मुंह में फेरें तो लगता है कि चमड़े की जुबान से मुंह में चल रही है, और घबराहट होती है, उसको गीला करें। खुश्क होती है, मुंह भी खुश्क हो जाता है, लेकिन प्यास नहीं होती। प्यास ना होना और मुंह का खुश्क होना एक और दवा को भी याद दिलाता है। वो क्या है? जेनसेनियम, और उसमें भी जिस्म ठंडा होता है। ठीक है, लेकिन लेगेसिस अपनी दूसरी अलामतों से पकड़ा जाता है। उसमें इसकी मिसाल, इसकी पहचान बाकी मुश्किल नहीं है। बाज़ दफ़ा इसका थूक यूं लगता है जैसे साबन सा है, यानी मजे में नहीं, अपीयरेंस में जैसे साबन की झाग हो, इस तरह थूक हो जाता है लेगेसिस में। बाज़ दफ़ा थिक टफ येलो स्ट्रिंगी रोपी, सख्त मजबूत धागे बने हुए जो रोपी भी हैं और मजबूत भी हैं, वो बिल्कुल कच्चे नहीं होते, ढीले ढीले, बल्कि उनमें सख्ती पाई जाती है और येलो रंग हो जाता है। ये एक और दवा में भी आपको बताया हुआ है, याद है क्या? नहीं, कॉकस में तो है ना धागे वैसे ही, मगर येलो काली, दैट्स राइट। मैं कहता हूँ तो आज नंबर ले गई है सबसे। क्यों भाई? आपकी बेगम साहबा आपसे बहुत आगे निकल गई हैं। ये मुझे याद है? आपकी जुबान मेरे में होता है, इस पर लेगेसिस की तरह ड्राई हो गई होगी, बोले नहीं। वो बोली, आपने बोले। याद था आपको? हैं? आप दोनों मिलके याद करते हैं? हाँ? मिलके एक दूसरे को सबक पकाते हैं। ये अच्छा तरीका है, तभी आप दोनों को याद होता है। माशाअल्लाह। घर में बार दफा मैं जीत जाता हूँ, ये इसको नहीं। अच्छा, बाहर अक्सर ये जीत जाते हैं। ये क्या वजह? आप घर के माहिर तो ये उनको होना चाहिए ना कि आपको। उल्टा हिसाब है। ये कैमरे वगैरह लगे होते हैं, आप होते हैं, इसलिए मर्द शर्मा जाते हैं, औरतें नहीं शर्माती। ठीक है, ठीक है ना? बिल्कुल सही। इसमें swallowing of warm fluids जो है लेगेसिस में ये मुज़िर होता है। चोकिंग का रुझान है लेगेसिस में, आपको बताया हुआ पहले भी। सांप के कांटे में तकरीबन तमाम सांप के कांटों में ये चोकिंग का एहसास होता है, इसमें स्पेज़म्स होते हैं। इसलिए गर्म पानी तो और भी तकलीफ देता है लेगेसिस को, ठंडे पानी से कुछ आराम आता है, और ये उसके अमूमी मिजाज से बरअक्स है, क्योंकि लेगेसिस में सख्त जिस्म ठंडा हो जाता है और गर्मी चाहता है मरीज। लेकिन जो गले का स्पेज़म है, इसमें बेलाडोना से मुशाबे हो जाता है। ये बेलाडोना भी गर्मी से बढ़ेगा और सर्दी से आराम पाएगा। एपिस भी गर्मी से बढ़ता है, सर्दी से आराम पाता है। वो भी एक इसका
जानवर का जहर है ना, शहद की मक्खी का। तो बेलाडोना और एपिस और लेकेसिस, इनमें ये बातें इकट्ठी पाई जाती हैं एक जैसी। लेकिन इसमें लेकेसिस में ये मुसीबत है कि पानी ठंडा अच्छा भी लगता है, आराम भी देता है, लेकिन ठंडे पानी से लेकेसिस के मरीज को मतली शुरू हो जाती है। अगर ये अलामत कहीं नजर आए तो फिर ये इसकी वाज़ेह पहचान है, इसमें दूसरी दवाएं इसके साथ शामिल नहीं। न बेलाडोना में ये अलामत है, न एपिस में, या न और किसी दवा में। हाँ, ठंडे पानी की ख्वाहिश और ठंडा पानी गर्म हो जाए अगर पेट में कुछ देर के बाद, फिर मतली, ये फास्फोरस है। इथूजा में कै होती है और इसमें फास्फोरस नहीं पाई जाती है बात हमारे तौर पर। पानी जब गर्म हो पेट में जाकर तो मैदे को तकलीफ भी देता है गर्मी के बाद। और इथूजा में तो पता नहीं गर्म या सर्द की बहस नहीं है, भूख लगी होती है बहुत सख्त, दूध ठंडा पिए या गर्म पिए इसका फर्क नहीं है। बच्चा दूध मांगेगा और दूध पीते ही कै कर देगा। और कै जो है वो साफ दूध की बाज़ दफ़ा होती है, बाज़ दफ़ा उसमें फुटकियाँ होती हैं, मगर बाज़ दफ़ा इतनी जल्दी होती है कि दूध ज़्यादा कच्चा निकलता है, कुछ कुछ फुटकियाँ निकलती हैं और असाल नहीं होते उसमें। इथूजा में बसा औक़ात निचली नाली इतनी खुश्क हो जाती है कि बड़ी शदीद कब्ज़ भी हो जाती है। इसलिए इथूजा अपनी इस पहचान से कि क्या करता है मगर गर्मी सर्दी की वजह से नहीं, भूख होते हुए फिर उलटना बता रहा है कि उसका निज़ाम हज़म ख़राब नहीं है बल्कि कोई और चीज़ तकलीफ दे है। और वो इसका पता लगता है कि अगर ऐसे मरीज को, ऐसे बच्चे को एलोपैथिक दवाओं से या तिब्बी दवाओं से ज़बरदस्ती रोक दिया जाए तो उसका रुझान पागलपन की तरफ हो जाता है और ऐसा बच्चा नीम पागल हो जाता है। तो इसका दिमाग के कोई असाब से कोई ताल्लुक है कि मैदे को अगर तकलीफ हो तो दिमाग ठीक रहता है, मैदे की तकलीफ ज़बरदस्ती ठीक की जाए तो दिमाग ख़राब हो जाता है। और गर्मी में जितनी गर्मी बढ़े ये तकलीफें बढ़ती हैं। अगर इथूजा दे दें तो दोनों तरफ एकदम काम करती है और बहुत ही ताकतवर दवा है। मैं तो बाज़ दफ़ा इथूजा को उससे यूँ लगता है जैसे जादू हो गया हो, एक खुराक से कार पलट जाती है मरीज़ की। लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ लंबा अरसा इलाज करना पड़ता है ताकि वो बरस जड़ से उखड़ जाए। मगर अक्सर तो मैंने ये देखा है कि एक ही खुराक से अगली रिपोर्ट बड़ी अच्छी आती है कि फ़र्क पड़ गया है, मरीज़ बच्चा रोकने लग गया है कुछ देर दूध को। ऐसी कब्ज़ जो 10-10, 15-15 दिन की कब्ज़ थी, वो जब मैंने इथूजा दी तो उल्टियाँ बंद और नॉर्मल इजाबत शुरू हो गई। लेकिन उसमें तकरीबन एक हफ्ता लगा। दवाओं की रफ्तार पर भी नज़र रखनी चाहिए होम्योपैथ को। दवा दी कितनी देर में उसने असर किया और किस मौसम में ज़्यादा काम करती है, किस मौसम में कम। एक चीज़ है जो आमतौर पर लोगों को मालूम नहीं होती कि लेकेसिस से मिलती जुलती जो खुश्क खांसी है उसको बेलाडोना भी एंटीडोट कर देता है अगर लेकेसिस के कांटे से हुई हो तो, या लेकेसिस के गलत इस्तेमाल से हो जाए। लेकेसिस सांप ने अगर किसी को काट लिया और बच जाए, उसकी जो खांसी रहती है, बावजूद इसके कि बेलाडोना क्रॉनिक दवा नहीं है, दरमियान के दर्जे की दवा है, ये लेकेसिस के बद असर को जो खांसी में तब्दील हो उसको दूर कर देता है। और इसी तरह बेलाडोना का भी एंटीडोट उस हिस्से में लेकेसिस को होना चाहिए। ड्राइनेस का मैं बता दिया आपको, थ्रोट कटनेस, क्रॉनिक सोर थ्रोट।
गले पर इसका हमला बार बार होना, यानी मरज़ का हमला गले पर बार बार होना, यहाँ तक कि खुसूसन सर्दियों में तो एक सोर थ्रोट दूसरे सोर थ्रोट पे चला जाता है। अभी ठीक हुआ, कल फिर शुरू हो गया, फिर ठीक किया, फिर ठीक हो गया, शुरू हो गया। ये सिलसिला लेकेसिस से बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाता है। और सोराइनम को भी याद रखें, अगर इलामतों में ज़्यादा फ़र्क ना किया जा सके तो सोराइनम भी मुफीद हो सकती है, मगर ज़्यादातर सोराइनम सर्दियों के नज़ले में काम आती है। याद हो गया ना अच्छी तरह। पेट हवा से तना हुआ होता है इस दवा में, और इस मामले में सोराइनम में भी बहुत तनाव होता है पेट में, हवा में, बहुत सी दवाओं में है, एपिस में भी है। पेट की हवा का जो इलाज है सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इतनी दवाओं में है ये कि कुछ समझ नहीं आती, सिवाय इसके कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट के माहिर हो जाएं। आपको ये पता चले कि फलां की कॉन्स्टिट्यूशन क्या मुतालबा करती है, उस वक्त तक सही मानों में पेट की हवाओं पर काबू नहीं किया जा सकता। मगर सर्दियों में सोराइनम अगर मरीज ठंडा हो, पेट की हवा में भी बहुत मुफीद है। मैंने देखा है काफ़ी हद तक इसको आराम देती है। और लेकेसिस भी मुफीद है। लेकेसिस में अगर लेकेसिस आप देंगे तो वो मरीज जिसकी हवाएं पेट में रुकी रहती थीं वो जारी हो जाती हैं, और जब ये हों तो इसका मतलब है लेकेसिस ने अच्छा काम शुरू कर दिया है। और अगर लेकेसिस देंगे बार बार तो हर दफ़ा देने के बाद ये रिलीफ महसूस होगा कि पेट में तनाव कम हो गया है, हवाएं जारी हो गई हैं। सोराइनम में भी जारी होती हैं, मगर बाज़ दफ़ा आदमी तौबा तौब कर उठता है उनको जारी करके। इतनी बदबूदार चीज़ है कि पहले अच्छा बड़ा अंदर पता नहीं लगता था क्या हो रहा है अंदर। अगर सोराइनम देंगे आप, हवाएं जारी होंगी तो सोराइनम दे के घर से निकल जाएं बाहर। लेकिन चंद दिन के बाद फिर खुदा के फजल से ठीक हो जाता है, फिर सब कुछ ठीक है। लेकेसिस में ऐसी बदबू नहीं होती, बाज़ दफ़ा बिल्कुल बेबूब की भी होती हैं हवाएं। क्या मरीज को घर से बाहर भेज देना चाहिए दवाई दे ताकि गली के लोग घर में आ जाए। इसमें जॉन्डिस के साथ नौजिया होना, यानी मतली। मैंने जॉन्डिस का बताया था, उस वक्त मुझे याद नहीं था, मैंने देखा है, इसको लिखा हुआ है। इसके जॉन्डिस में मतली एक नुमाया हैसियत इख्तियार कर जाती है, यानी जॉन्डिस जो यरकान और मतली ये इकट्ठे हों। यरकान और मतली चेलिडोनिया में भी पाई जाती है। एपिकॉक में भी यरकान के लिए इतनी ताकतवर दवा नहीं, मगर एपिकॉक में भी यरकान और मतली पाए जाते हैं, बाज़ सूरतों में वो भी मुफीद है। मगर ये लेकेसिस की तो पहचान बाकी चीज़ों से बहुत नुमाया हो जाती है, यानी बाकी मरीज लेकेसिस का पहचाना जाता है, इसलिए कोई इतनी मुश्किल बात नहीं। इसलिए यरकान हो और अमूमी इलामतें लेकेसिस की पाई जाएं और मतली भी हो तो फिर ये बहुत अच्छा काम करती है। गॉल स्टोन्स की क्योर में भी अगर जॉन्डिस की इलामतें पहले हों और गॉल स्टोन फिर भी दिखाई दे तो इस कम्बिनेशन में लेकेसिस बहुत मुफीद है। और बाज़ दफ़ा गॉल स्टोन्स को पिघला देती है और आराम से बाहर आ जाते हैं। लेकिन गॉल स्टोन्स को पालना नहीं चाहिए, उनका पालना ख़तरनाक है। वैसे मैंने देखा है बसा औक़ात होम्योपैथिक इलाज से अगर शुरू में कर दिया जाए तो पत्थर खत सब घुल जाते हैं, क्योंकि इसके पत्थर होते हैं जमे हुए बाइल के, यानी क्या कहते हैं बाइल को, सौदा कहते हैं। पित्ते का जो जूस है सफरा। इस सफरा जो है ये जगह से जो पित्ते में पानी आके जमा होते हैं उसको सफरा कहते हैं।
یہ جو صفرا ہے اس کو یہ اگر خراب ہو جائے، صفرا تو میرا خیال ہے اس کے نتیجے میں چہرے کی زردی اور ان چیزوں کو کہتے ہیں شاید، یا اس کا بھی نام صفرا ہی ہے مادے کا، بائل جوس سمجھ لیں جو بھی کہیں، چلیں بات تو سمجھ گئے سارے۔ پتے میں جو جگر سے آ کے جوس جمع ہوتا ہے یہ ریزروا ہے اس کا، عام طور پر نالی براہ راست ڈوڈینم میں جاتی ہے، گرتی ہے اور وہاں سے خوراک پہ اپنا اثر دکھا رہی ہوتی ہے، لیکن پتے میں بھی کچھ مواد جمع رہتا ہے وہ حسب ضرورت کام آنے کے لیے، لیکن اگر وہ گاڑھا ہو جائے تو جہاں جمع رہتا ہے وہاں بیٹھ بیٹھ کر جیسے نالی گندی ہو کر اس میں کچھ چیزیں جمتی ہیں، اس طرح وہ تھوڑا تھوڑا گرینولیٹ کر جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے ذروں کی صورت میں جمتا ہے، پھر اس کے گرد اور جمنا شروع ہو جاتا ہے، وہ ہوتی ہیں گٹھلیاں جن کو ہم پتے کی پتھری کہتے ہیں، اور جڑ جڑ کر پھر یہ بڑی بڑی بھی ہونے لگ جاتی ہیں، بعض بہت پھیل جاتی ہیں۔ اس میں اگر لائکوپوڈیم بہت مفید ہے، چیلیڈونیم بہت مفید ہے، لیکسس کی علامت ہو لیکسس بہت مفید ہے، بربرس بھی مفید ہے، کارڈوس بھی مفید ہے، اور اگر اچھا کمبینیشن آپ دیں تو کچھ دیر کے بعد پتھریاں گھلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اب ہماری عتیقہ سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اس کو جب تکلیف تھی، یہاں کے ڈاکٹروں کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پتے کی تکلیف ہے، میں نے پیچھے پڑ کر زور دے کر آپریشن کروایا ہے، اور اس سے پہلے پتے کا علاج شروع کر چکا تھا۔ تو ڈاکٹر نے بڑے تعجب سے ان کی میاں کو بتایا کہ آپریشن تو ہم نے کیا لیکن پتھریاں گھولنے لگ گئی تھیں اور کچھ پتھریاں گھول کے نیچے بھی اتر آئی تھیں، کیوں جی ٹھیک ہے عتیقہ، یہی ہوا تھا نا؟ ہاں، اس لیے ہومیوپیتھک علامتوں سے بسا اوقات آپ ٹیسٹوں سے بھی بچ جاتے ہیں، مہنگے ٹیسٹوں سے بھی مریض کو نجات ملنا بڑی اس کے لیے نعمت ہے، اور یہ علامتیں بعض دفعہ ایسے وقت میں آپ کو خبر دے دیتی ہیں بیماری کی جبکہ دوسرے ڈاکٹروں کو جو جدید آلات کے ذریعے جو امتحان لیے جاتے ہیں بیماری کے ان سے بھی نہیں پتہ چلتا۔ 2 دفعہ اسی کیس میں میں نے پہلے بتایا، بعد میں انکار کے باوجود اصرار پر جب آپریشن کیا تو پتہ لگا وہ بیماری وہی تھی۔ پہلے ان کے پتے کا حال یہ ہوا اور پھر اپینڈکس کا، اپینڈیسائٹس کیا؟ اچھا پہلے اپینڈکس کا تھا، یعنی اپینڈکس میں تکلیف تھی جسے اپینڈیسائٹس کی کچھ مشتبہ سی علامات تھیں، جس کو عام طور پر ٹکسالی کی علامت نہیں کہا جا سکتا، اس لیے ڈاکٹر نے نہیں پہچانا، ٹیسٹ کیے تو ان میں بھی نہیں آیا، صاف جواب، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپریشن کا۔ ان کے میاں نے ڈاکٹر سے جا کے کہا کہ دیکھو ہمارے روحانی پیشواں ہیں، اس لیے ان کی بات تو میں نے ماننی ہے۔ اس بیچارے ڈاکٹر کو پتہ نہیں، حالانکہ عام طور پر اثر نہیں کرنا چاہیے تھا اس بات کو، اس پہ بھی کوئی روحانیت کا جو دورہ آیا ہوا تھا، اس نے کہا پھر میں کر دیتا ہوں، کیا تو حیران رہ گیا، اس نے کہا تو کافی خراب ہوا تھا، سولیڈیفائی ہو گیا تھا، جو پتہ نہیں کیا خطرناک چیز بن سکتا تھا۔ پھر تکلیف پھر بھی نہ ہٹے، متلی الٹی، ڈاکٹر کیا کچھ نہیں ہے، دوائیں دے دے عارضی، میں نے کہا پتے کی تکلیف ہے آپریشن کروا لو، وقت پہ کروا لو، بعد میں نہ پچھتانا، اور جب اصرار کیا دیکھا تو پتے میں پتھریاں نکلی، اور وہیں سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ دوائی کام کر رہی تھی، اگر کچھ دیر اور صبر ہو جاتا تو شاید آپریشن کی ضرورت ہی نہ پیش آتی۔ لیکسس اس میں بھی مفید ہے، پتے کی پتھریوں میں، جانڈس ہو، متلی ہو، اکثر ہوتی ہے، اور پتے کی پتھریاں ہوں اور کچھ دیگر علامتوں سے لیکسس کی طرف رہنمائی ہو، اس میں طاقت ہے خدا کے فضل کے ساتھ کہ پتے کی پتھریوں کو گھول دیتی ہے۔ اس کے اوویرین تکلیفیں عام طور پر بائیں طرف زیادہ ہوتی ہیں، لیکن بائیں طرف کی اووری سے پھر دائیں طرف کی اووری کی طرف مرض بڑھتا ہے۔ ویریکوس وینز تو اس کی عام چیز ہے،
वेरिकोस वेन्स में दर्द भी होती हैं। वेरिकोस वेन्स को उर्दू में क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? जो नीली लगी हैं जिस्म की, खून की वरीदें, उनमें एक तो उभार शुरू हो जाते हैं, बाज़ वक़्त गांठें पड़ जाती हैं और जाला सा नीला बहुत ही तकलीफ दिखाई, नज़र को तकलीफ देने वाला, वो उभर कर तो फैल जाता है इर्द गिर्द। बाज़ दफ़ा उसमें अल्सरेशन भी शुरू हो जाती है, बाज़ दफ़ा गैंग्रीन बन जाती है, बाज़ दफ़ा उससे थ्रोम्बोसिस होता है वहीं, और वो टांग भी फिर काटनी पड़ती है। तो ये तकलीफ़ें ऐसी हैं जिनको वक्त के ऊपर शनाख्त करके अगर आर्निका, लेकेसिस और स्कुलस इस किस्म की दवाओं से उनका वक्त पर इलाज किया जाए तो अल्लाह के फजल से ठीक हो जाता है। और मर्ज मैंने देखे जब मरीजों को वक्त पर दे दें तो आगे बढ़ता ही नहीं जाल, मामूली सा हल्का सा नीला सा जाल दिखाई देता रहता है मगर फूलता नहीं, तकलीफ नहीं देता। वेरिकोज वेन्स का इलाज वैसे मुश्किल है, उसमें और भी बहुत सी दवाएं हैं जो काम आ सकती हैं। लेकेसिस की पहचान क्या है वेरिकोज वेन्स में? ब्लूइश रंग की पुष्टि। वो तो सब में होता है। ये किसने बड़ा तीर मारा है? ब्लूइश रंग और वेरिकोज वेन्स तो लाजिम मलजूम है, ये तो हो ही नहीं सकता कि वेरिकोज वेन्स और रंग सुर्ख हो जाए या सब्ज हो जाए या नीला हो जाए ना, येलो हो जाए। नहीं नहीं, दोनों टांगों में, इसके पाँव में होता है। सख्त हो जाएगा वो बता चुका हूँ आपको। इसको हल्का टच बहुत तकलीफ देता है, यानी लमस इतनी तकलीफ देती है कि जहाँ वेरिकोज वेन्स है वहाँ औरतें बेचारी पर उठाए रखती हैं उसका पांचा की उसको तकलीफ ना हो। बाद ऊपर जाली सी बनाकर ऐसा लगा देती हैं कि वो कपड़ा लगे ना, ऊपर फासला रहे, और दबाव तो इतनी दर्द नहीं होती, कुछ बल्कि रिलीफ मिलता है। तो दबाव फर्म दबाव हो जो ज्यादा सख्त ना हो, वो फायदा पहुंचाए, और हल्की रमस बहुत तकलीफ दे, ये लेकेसिस की वेरिकोज वेन्स की खास पहचान है। और लेकेसिस खत्म। अब लाक कैनाइनम है। लैक कैनाइनम क्या चीज है पता है सबको? कुतिया के दूध। बाद लोगों को बता दिया तो कहते हैं हमने हाथ ही नहीं लगाना इस दवा को, लेकिन जो दूसरी खा जाते हैं दवाएं, सोराइन वगैरह, सिफिलिन वगैरह, वो कुतिया के दूध से बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। और ये जो डॉक्टर टीके लगाते हैं इसके लिए, जो वबाई अमराज की रोकथाम के लिए, वो उन्हीं का गंध, दवाओं का, उन्हीं की बीमारियों का गंध होता है। और क्या होता है? चेचक का गंध खून में चला जाता है, कराहत नहीं आती। लैक कैनाइनम, इसको नहीं हमने हाथ लगाना। कुतिया का दूध अगर होम्योपैथिक डोज में हो तो कुतिया का बरक्स हो जाता है, इसलिए बिल्कुल पाक साफ शफाफ चीज है, इससे घबराना नहीं चाहिए। इसकी प्रूविंग जिसने की थी उसका नाम राइजिंग था। उसने फिर आगे उसकी मौत के बाद, वो पहले उसने राइजिंग ने ली, उससे फिर बेयार्ड ने ली वो दवा, इस तरह चली है वो। फिर बेयार्ड की मौत के बाद डॉक्टर डायर ने ली, और डॉक्टर डायर से फिर केंट ने मांगी, और केंट ने फिर इसको शोहरत दी। केंट बहुत अच्छा चोटी का डॉक्टर, बहुत ही हौसले वाला, खुले दिल का था। जो राज इसको मिलता था वो बताता था सबको। इसकी किताबों में जो भी बातें लिखी हैं अमूमन मैंने देखा है मुफीद हैं खुदा के फजल से। तो ये उसकी हिस्ट्री है। इस तरह ये कुतिया का दूध सब दुनिया तक पहुंचा। इसकी सबसे बड़ी इलामत असाबी बेचैनी और असाबी इंतशार है। बहुत ज्यादा असाब में जंपीनेस पाई जाती है इसमें, और कुतिया में भी ये बात, यानी कुत्तों की नस्ल में भी ये बात पाई जाती है। और बात देखा आपने, कुत्ता फर्जी चीजों पे मुंह मारता है,
भौंकता है फिजा में भी। और इसी वजह से जो कहानियां लिखने वाले बाद ऐसी कहानियां लिखते हैं कि कुत्ते को भूत नजर आते हैं, कुत्ते को रूहें नजर आती हैं, उसका पस मंजर उनको नहीं पता, लेकिन होम्योपैथिक जो पोटेंसी बनाई गई उससे पता चला कि कुतिया के दूध में ये खासियत पाई जाती है कि अगर इंसान पर उसकी प्रूविंग हो तो उसको फिजा में फजी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, और बाज़ दफ़ा लगता है कि ये चीज़ उभर कर एक वजूद पकड़ेगी और मुझे आके डराएगी। तो ये कुत्ते के मिजाज में बात दाखिल है, और वही दूध के ज़रिए इंसानी दिमाग में बीमारियां बनकर उभर आती है, और अगर बीमारियां पहले से हों तो उनको ठीक करने की सलाहियत इसमें पाई जाती है। नर्वस सिस्टम का तो बुरा हाल होता है इसका। ग्लैंड्स पर भी असर है, एनलार्ज ग्लैंड्स इसमें काफी नुमाया तौर पर पाए जाते हैं, और इसके जो फोड़े हैं या ग्लैंड्स जिनके अंदर जख्म हो, उनकी जो सतह है वो बहुत चमकदार होती है, उसमें तनाव भी है और चमक सी पाई जाती है जो नज़र को बुरी लगती है। खसूसियत के साथ बाज़ दफ़ा पेड़े फोड़े जो होते हैं ना, वो पकने से पहले जब वो जिल्द तन के पतली हो जाती है उसमें एक चमक आती है, वैसी ही चमक इसके ग्लैंड्स के इर्द गिर्द दिखाई देने लगती है। यानी कुतिया का दूध जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ये चमक पाई जाएगी। औरतों में शदीद हिस्टेरिया पैदा कर देता है ये दूध, इसलिए शदीद हिस्टेरिया में मुफीद है। और लैक कैनाइनम की मैंने अलामत बताई थी, फिंगर की, ये बताई थी ना कि नहीं, कि जिल्द इसकी भी बहुत ज़रूरत हो जाती है, यूं करके बाद दफा 5 उंगलियां यूं करके रखेगी, जरा भी टच कर दें आपस में तो बर्दाश्त नहीं। और चूंकि कपड़ा भी बर्दाश्त नहीं, इसलिए बेचारी आमतौर पर औरतों में जो डॉक्टर ने लिखा है, नोट किया है, ये दूध इससे ज्यादा मिलती है। तो जहां वो मरीजा यूं हाथ बाहर निकाल के अलग रखे, आप समझ लें कि कुतिया का दूध पिया हुआ है मतलब वो ठीक कर देगा इंशाल्लाह। और ये दूध हिस्सी और किस दवा में बताई थी आपको मैंने, लेगेसी, तो ये दोनों इसको ठीक कर देती हैं खुदा के फजल से। अगर लैक कैनाइनम फायदा ना दे तो लेगेसिस दे देगी, या बाज़ दफा मुतबादिल हैं एक दूसरे का। लैक कैनाइनम देनी जरूरी नहीं, लेगेसिस दे के देखें, अगर उससे दूध हिस्सी ना हटे तो फिर लैक कैनाइनम काम आ जाएगी। इसमें एक एहसास बहुत नुमाया है कि ऐसा मरीज जिसको लैक कैनाइनम की ज़रूरत हो, अगर वो बाज़ दफ़ा चलता है तो लगता है फ्लोट हवा में कर रहा है, उसको एहसास होता है कि वो हवा में फ्लोट कर रहा है। और ये एक और दवा में भी अलामत पाई जाती है, मैंने बताई हुई शायद आपको, कौन सी थी, एसेरम, एसेरम, एसेरम क्या कहते हैं उसको, हैं? यूरोप, उसका देखें जरा, आपके पास है किताब, काली किताब है, एसेरम में पाई जाती है ये अलामत, और इन 2 दवाओं में नुमाया है जी। हाँ हाँ, निकाल लिया आपने, क्या कहता है किताब में, असल किताब में क्या लिखा हुआ है एसेरम के मुताबिक, मजीद बातें याद नहीं इस वक्त, आपको याद है एसेरम की दूसरी बात जी? मलमल, रेशम, कागज वगैरह पर खुशने की आवाज सकता कि इसका तस्वर तक नाकाबिल बर्दाश्त हो, और भी बहुत कुछ है। ये तो आम चीज है, खिर जो कागज की होती है जिसपे मिट्टी रेत के ज़रात हों, या कढ़ाई में अगर रेत हो और उस पर चले, कड़छा चले, नकाबिल बर्दाश्त चीज है, इसका मतलब सबको एसेरम की जरूरत है और क्या बात है खास।
कोई है? इसकी फीस काफ़ी और चाइना से मिलती है। अच्छा जी। एक अजीब एहसास इसमें ये मिलता है लेक्केनाइनम में कि इसकी मरीज़ा अपने आप को झूठा समझती है। ये किसी और दवा में नहीं देखा गया। बात करती है तो समझती है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, हालांकि सच्ची बात भी कर रही हूँ तो समझती है झूठ बोल रही हूँ। अक्सर देखा गया कि झूठ बोलते हैं सच समझ रहे होते हैं, इसलिए ये उलट है। ये आम जी आमतौर पर मरीजाओं में ये बात है, मर्दों में निस्बतन कम पाई जाती है। इसलिए डॉक्टरों का रिवाज है कि अगर दोनों में से एक में ज़्यादा हो तो शी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इलामतों के लिए, और अगर मर्दों में ज़्यादा पाई जाए तो ही का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। उससे ये मतलब नहीं है कि दूसरे में नहीं पाई जाती। बात यह है कि अमूमन मरीजाओं में ये बात ज़्यादा मिलती है बनिस्बत मरीजों के। और यहाँ कुतिया के दूध में तो अक्सर शी चला हुआ है यहाँ। लेगेसीज में और इसमें ये बात मिलती है कि जिस तरह कुतिया के दूध से कुतिया वाली इलामत ये आ जाती है कि हवा में कोई चीज़ें हैं वो उनको भौंकती है, या कुत्ता भी भौंकता है। लेगेसीज में भी ये बात है। इसलिए लेगेसीज और ये दोनों चीज़ें अपने एहसासात के ज़्यादा तेज़ होने मुश्तरक हैं, और लेगेसीज भी इसी इमेजिनेटिव फियर्स को ठीक कर देती है। लेकिन इसका एक इसकी इलामत ये है जो कहीं किसी और दवा में न मैंने पढ़ी न सुनी। कोई पूछ सकता है वो क्या इलामत है? हैं? कितना वक्त रह गया है? 1 मिनट है ना, एक इलामत बताने का वक्त है। उसका मरीज समझता है कि मेरा नाक किसी और का नाक लगा हुआ है। एक लंदन में ऐसी मरीजा देखी थी जिसका ख्याल था कि मेरी बॉडी किसी और की है, ऑपरेशन हुआ है और बॉडी बदल दी है मेरी, लेकिन नाक बदलने की इलामत पहली दफा से देखी है। और फिर बाज़ दफा ये भी समझती है कि मेरी बॉडी किसी और की है, कि मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो मुझे, मैं कोई और चीज हूं। लेगेसीज और इसमें इस किस्म की इलामतें मिलने के बावजूद तमीज़ इस बात से होती है कि कुतिया के दूध की इलामतों में मरीज अकेला नहीं रह सकता, उसको अकेला होने से घबराहट होती है। लेगेसीज का मरीज तन्हाई चाहता है। ठीक है, और अब खत्म हो गया, दोनों मुठ्ठियां बंद। ठीक है, बाकी फिर इंशाल्लाह कल।